सरकार की जीत हुई है या सरकार की हार हुई है, ये एक अलग बात है। हेमंत सोरेन के सरकार के इस फैसले का अगर कहें, हाईकोर्ट ने जब रोक लगा दिया, मतलब जिन परीक्षाओं को हेमंत सोरेन सरकार ने रोक लगाया, उन परीक्षाओं पे रोक को हाईकोर्ट के अपनी ओर से स्थगन मिल गया है। मतलब वो आदेश अब अंतरिम आदेश के तहत जो है उस पर विराम लग गया है। तो सवाल यहाँ पे एक ये है कि इस मामले में न्याय किसको मिल रही है? उन छात्रों को जो इसके लिए पहले आंदोलन कर रहे थे, जो इन सभी परीक्षाओं को रद्द करने की मांग कर रहे थे, या उन छात्रों को जो नौकरी कर रहे थे और उसमें से गड़बड़ी करने वाले भी छात्र थे जिनके खिलाफ ये पूरा आंदोलन चल रहा था, और अब उन्हें भी राहत मिल गई है हाईकोर्ट के फैसले से। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस के नेता है उबान मलिक, उनसे हम सीधे बात करते हैं। उबान जी, अब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सुनियोजित तरीके से हो रहा है, मसलन सरकार का चित भी है, पट भी है। तो हेमंत सोरेन सरकार पहले आंदोलन के जो आंदोलनकारी थे उन छात्रों के सामने झुक कर दिखा दिया कि हम आपकी बात भी मान लिया। अब हाईकोर्ट जो है इस मामले उनके आदेश को रोक दिया, तो एक तरह से जो नौकरी कर रहे थे उनकी भी जो है जय जय होती जा रही है। तो फिर तो बात यही हो गई कि न्याय आखिर मिला किसको? देखिए, न्यायालय किसी के हाथ में तो है नहीं। न्यायालय का एक अपना सोच है न्यायालय। और लड़के जब धरना दे रहे थे तो पॉलिटिकल दबाव काफी ज्यादा था और उनके करियर का सवाल था। तो सरकार ने उस मसले को जितना लिबरल होकर के हैंडल करने का कोशिश किया वो तारीफे काबिल है, और हेमंत जी से हम लोग यही उम्मीद कर रहे थे। लेकिन जब हाईकोर्ट के मामले में जिनकी नियुक्ति हो गई है, अब हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया, तो हेमंत जी क्या करेंगे उसमें? तो बीजेपी तो करेगी, सीबीआई जांच करा लीजिए। देखिए, बीजेपी तो अपनी जो सीबीआई से चार्जशीट हुई है, कितनी सीबीआई की जांच जेपीएससी और सीजीएल और जेएसएससी में कराकर उन्होंने ऑफिसर्स को जेल भेजा। मुझे याद है जब हाथी उड़ा रहे थे रघुवर दास, तो उसमें जिसमें 1 पैसे का पेपर का उनका जिसका टेंडर के काबिल नहीं था, उसको 65 करोड़ का टेंडर उन्होंने दे दिया और उठा के पूरे एयरपोर्ट पे हिंदुस्तान की अपना तस्वीर लगवा दिया। तो इन लोग का कोई मुंह नहीं है बोलने का। देखिए, एक चीज बता रहे हैं, जो सरकार में बैठा होता है उसको सब तरफ देखना पड़ता है। जिनकी नियुक्ति हो गई है उनके लिए भी सोचना पड़ता है, जिनकी नियुक्ति नहीं, जो घोटाला हुआ है उसके प्रति भी उसको संवेदना जांच कराना पड़ता है। तो ये पूरी तरह से जब आप एक इक्वेशन देखेंगे तो एक राज्य को जो इन लोगों ने, बीजेपी ने आग लगाना चाह रहे थे उकसा करके, आखिर क्या जरूरत पड़ी थी इन लोग को बार बार जाके एबीवीपी को पुरुलिया से आके, बंगाल से आके? ये तो बड़ा अच्छा है, चुनाव में भी लोग ऐसे ही करते हैं। बिहार का चुनाव खत्म हुआ तो बंगाल भेज दिया अपने कार्यकर्ता को लूटने के लिए। ये आप इनका हरकत तो देखिए, ये बंदर से ज्यादा कुछ नहीं है। जिधर चुनाव दिखा बंदर उधर ही केला खाने के लिए उधर हाजिर हो गया। आखिर एक बात बताइए, जेपीएससी, जेएसएससी, जेसीए अगर लड़के अपना डिमांड कर रहे हैं, अगर तो उन्होंने डिमांड किया था नॉन पॉलिटिकल, आपको घुसने की क्या जरूरत थी साहब? तो मतलब भाजपा इसमें घुसकर इस आंदोलन को पूरी तरह से राजनीति कर एकदम बिल्कुल। और अब एक चीज देखिए, देखिए हम आपको शुरू में ही पिछले बार बोल रहे थे कि एनटीए जो आपको नीट का जो घोटाला हुआ था उस पर पहले व्यापक घोटाला हुआ था, तो महानुभाव लोग कहाँ हैं? सब केंद्र मंत्री बन के प्रमोटेड है। तो ये भी तो हो सकता है कि भाजपा ने देखा होगा कि राहुल गांधी जब केंद्र स्तर पर नीट के पेपर लीक के मामले में आ सकते हैं, तो यहाँ भी क्यों नहीं हो सकता है? देखिए, राहुल गांधी का साथ हमेशा से मॉरली स्टूडेंट्स के साथ रहा है और हर इनजस्टिस के खिलाफ रहा है। ये उन्हीं का संवेदना है जो उन्होंने हेमंत सोरेन से बात की और दोनों मिलकर इस आंदोलन को खत्म कराया। तो फिर जीपीएससी जांच में सरकार की हीला हवाली क्यों? तो जांच करा सकती है, लेकिन अभी भी वो सीआईडी से और न्यायिक जांच से तैयार है, बस उससे आगे नहीं बढ़ रही। देखिए, पहले भी सीबीआई की बहुत सारी जांच हुई है, आपका जीपीएससी 1-2 वाला बहुत जांच हुई है, इनके द्वारा की गई है, इन्होंने भेजा भी है। लेकिन इनके एक जो भानु प्रताप शाही हैं, जो गुड मॉर्निंग न्यूज देते रहते हैं, वो इरफान से उनका चलते रहता है, मॉर्निंग न्यूज देते रहते हैं, से उनका है। वो जब
पता नहीं कैसे वो बोल पाते हैं माइक पर सुबह सुबह, दवाई घोटाला करके जेल जाने का कार्यक्रम उनका हो चुका है, इसके बाद भी सुबह सुबह गुड मॉर्निंग न्यूज में कैसे आते हैं, ताज्जुब लगता है मुझे। अच्छा, तो एक और मामले पर आपका ध्यान केंद्रित होगा कि MMDR एक्ट सरकार ने इसको आनन फान में पास कर दिया, मतलब जिस दिन लाया उसी दिन पास भी कर दिया। और इस मामले पर अब जो है हेमंत सोरेन ने भी कह दिया कि हम आंदोलन करेंगे, क्योंकि कल ही उन्होंने अपनी कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी पार्टी स्तर पर भी। तो MMDR एक्ट से वाकई झारखंड को हानि होगी? देखिए, जो मिनरल रिच स्टेट है, जहां पर जो झारखंड पूरे हिंदुस्तान को बिजली सप्लाई करती है, आप इसको दो तरह से देखिए। एक तो आप इसको आउटसोर्सिंग कंपनीज को डायरेक्ट राइट्स है आपको, चूंकि मेजर मिनरल्स है, तो आपने टेंडर करवा के एनवायरमेंटल क्लियरेंस करा के पूरे झारखंड को मतलब विस्थापित कर दिया पूरे तरह से। एक तरह से समझिए, जो वहां पे उनको रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के तहत कुछ नहीं मिला है अभी तक। आपने बड़ी बड़ी कंपनीज को जिनका पावर प्लांट है उनको उठा के फायदा पहुंचाने के लिए वहां से कोयला लदाई कर रहे हैं उनके जमीन से। पब्लिक सेक्टर को बिना लैंड अक्वायर किए प्रॉपर तरीके से, पहले नियम था कि लैंड अक्वायर करना पड़ता था इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के लिए और लोगों को मुआवजा देना पड़ता था। अब तो वो सब कहीं है नहीं, फर्जी लैंड क्लियरेंस होता है, पूरा इन्वायरमेंटल क्लियरेंस होता है। तो जो ये सब नुकसान ऑलरेडी झारखंड पहले से सह रहा है। नहीं, लेकिन वो तो करें कि रॉयल्टी वाला जो है वो केंद्र देती रहेगी, शेष का जहां तक बात है तो उस पर राज्य का अब नहीं रहेगा। मैं इस पर आ रहा हूँ। देखिए, वेस्ट बंगाल में जो माइनिंग होती है और झारखंड में जिस तरह से माइनिंग कर रही है, केंद्र सरकार की एजेंसीज करवा रही है माइनिंग, उसमें आसमान जमीन का फर्क है। आप यहाँ के लोगों का हालात देखिए, जितने पावर प्लांट्स हैं यहाँ पे, क्या 24 घंटा बिजली मिल रही है हम लोग को? नहीं। इतने बड़े बड़े पावर प्लांट्स हैं, नेशनल ग्रिड कहीं बिछा हुआ है। आखिर स्टेट अगर अपने गरीब लोगों के लिए कुछ मरहम लगाने के लिए मैया सम्मान योजना अगर देती है 15-20 हजार करोड़ का, उसमें भी इनको पेट में दर्द है कि क्यों दे रही है। आखिर ये पैसा कहाँ से ला रहे हैं? तो ये तो जो नीति है इनकी ना, ये अपने यहाँ मध्य प्रदेश में देते हैं, मतलब ये रेवेन्यू काटने वाला मुद्दा है। मध्य प्रदेश में कोई इनको मध्य प्रदेश में दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। दिल्ली में भी शुरू करने जा रहे हैं, दिल्ली में शुरू कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। महाराष्ट्र में दे रहे हैं इस तरह का योजना, पहला शुरुआत इन्हीं लोगों ने किया है, उसके बाद केजरीवाल ने शुरू किया। चुनाव से पहले बिहार में भी दिए थे 10,000, बिहार में भी 10-10 हजार दिए थे, जो अभी वापस रिवर्स ले रहे हैं। लोग का तो टेक्निक गजब है, समझे कि नहीं? एक पॉकेट में दो और दूसरे पॉकेट से चुनाव के बाद निकाल लो। लेकिन झारखंड में रियल जब जो गरीबी आप देखिएगा, जो मैया सम्मान योजना से बेनिफिटेड लोग थे, उनके आंख में आज आंसू है। ये आंसू बीजेपी को ले डूबेगा यहाँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो बीजेपी वापसी की जो कोशिश कर रही है राज्य में, वो संभव नहीं है। कैसे आप झारखंड से दुश्मनी, झारखंड के लोगों से दुश्मनी कीजिएगा साहब? झारखंड का पैसा काटिएगा और झारखंड में वापस आइएगा। आप भाई चाहेंगे कि आदिवासी वोट भी दे, और आदिवासी वोट भी दे। आप कैसे आदिवासी की हितैषी हैं? कैसे हितैषी है बताइए आप? और बाबूलाल जी बैठ के जो कुतुब मीनार से, अभी तक तो कुतुब मीनार बंद हो गया, कूदने का कोई पता नहीं है, समझ गए ना? तो वो अभी आजकल योगा में परेशान है, रामदेव बाबा को अनुसरण कर रहे हैं कि खाली टाइम हो गया, अब तो आंदोलन खत्म हो गया, अब दूसरे योगा आंदोलन में लग गए हैं वो। तो मेरे मतलब ये कहने का मतलब है कि ये लोग, जितने लोग हैं, नौटंकी करते हैं। एक नया ताजा मामला आपको ध्यान में होगा कि आजादी के बाद पहली बार देश में चीनी 65 रुपए किलो पहुंचा है। अभी तक तो कभी प्याज और कभी कुछ दूसरे चीजें जो है सरकार को ही लाती रही। पहली बार सरकार के तरफ से अगर देखा जाए तो चीनी कम खाने का सलाह हो सकता है, शायद हेल्थ के दृष्टिकोण से। लेकिन अब तो पर्व त्योहार आने वाला है, अगले महीने से नया पर्व त्योहार जितना है वो शुरू हो जाएगा, और ऐसे मौके पर 65 रुपए किलो अगर चीनी पहुंच जाएगी, मतलब सिर्फ एक सप्ताह के अंदर में देखें तो 7 रुपए से लेके 12 रुपए तक कीमतें बढ़ी है। तो क्या होंगे हालात? आपको याद होगा, स्मृति ईरानी प्याज लेके टहल रही थी, सिलेंडर लेके टहल रही थी। अभी सिलेंडर इतना महंगा है, टहल रही है क्या? चीनी जिस तरह से महंगाई, जिस तरह से आपने बोला है, मैं बाजार थोड़ा कम जा रहा हूँ इधर, आज ही मैं बहुत दिन के बाद गया था, तो चीनी का रेट मैंने पूछा नहीं, मैं आपसे ही पता चला। तो इन लोग तो यही बोल देंगे कि चीनी मत खाइए आप ज्यादा, तो चीनी का प्लांट क्या करेंगे? बंद कर देंगे ये लोग। हाँ, तो मंत्री श्रवण कुमार बिहार के मंत्री सब सलाह दे रहे हैं कि ऐसे भी आजकल शुगर बीमारी बहुत ज्यादा फैल रहा है,
तो थोड़ा कम खाएंगे। नहीं, श्रवण कुमार जी तो ऐसे हैं कि नीतीश कुमार के टाइम में काफी शुगर ले चुके हैं, तो उनका कम होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी जो जवान लड़के हैं या जो लोग बेचारे भूखे प्यासे हैं, जो मतलब जो चीनी खाने के शौकीन है, मिठाई खाने के शौकीन है, उन पर तो रहम कीजिए जनाब। वो जान रहे हैं कि मिठाई खूब बिकेगा त्योहार में। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि चीनी की शॉर्टेज जो हुई है वो शुगर केन की वजह से हुआ है। इतना ना हम लोग पेट्रोल में इथेनॉल मिला दिए हैं कि शॉर्टेज तो होना ही था। देखिए, इथेनॉल का जहाँ तक मामला है, हमारे महान रोड मंत्री जो है, अब मैं क्या बोलूं, मैं मतलब ऐसे कई प्लांट लगा चुके हैं इथेनॉल का पूरे हिंदुस्तान में। नाम लेके बोलने में खतरा है, आजकल नोटिस भिजवा रहा है। नोटिस वोटिस का किसी को डर नहीं है। हम लोग नोटिस तो लेके पॉकेट में घूम रहे हैं। 2-3 नोटिस तो एनी टाइम रहता है, तो हम लोग को नोटिस क्या करेंगे? जो ओरिजिनल कांग्रेस परिवार का, उसको नोटिस का चिंता नहीं है। तो शुद्ध पेट्रोल अगर देते तो शायद इथेनॉल का वो मिलावट वाला समस्या नहीं आती और गाड़ी भी नहीं खराब होता और देश का जो है हजमा वो भी ठीक रहता। देखिए, इनसे पूछिए, गडकरी साहब तो बोलते हैं कि मेरे पास इतना पैसा है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरे हिंदुस्तान का सब कुछ कर सकता हूँ, रोड बना सकता हूँ, इथेनॉल प्लांट से तेल का दाम 15 रुपए लीटर कर सकता हूँ। ये सब जो वो पता नहीं नशे में बोल रहे थे कि क्या बोल रहे थे, मैं नहीं जानता। लेकिन जिस तरह का हालात है अभी, इथेनॉल 20%, इथेनॉल 30%, किसी गाड़ी का इंजन जो 100% फ्री ऑफ इथेनॉल पर डिजाइन किया हुआ हो, वो कैसे आप इथेनॉल मिला के चलाएंगे, बताइए। और ये दूसरे देश का एग्जांपल दे देते हैं। अरे भाई, हमारे यहाँ जो इंजन बन रहा है उसके बारे में ना सोचेंगे हम? तो हम लोग की कमी, जब अपने देश में चीनी की कमी है, आज ही खबर में पढ़ रहा था, पाकिस्तान से जो है वहाँ के व्यापारी कर रहे हैं कि भारत से जो है बात कीजिए, हमारे यहाँ चीनी इतना ओवर पड़ा हुआ है, हम चीनी सप्लाई करने के लिए तैयार है। नहीं तो कर लेंगे बीजेपी, कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी को करने में नवाज शरीफ के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने बीजेपी को पाकिस्तान से चीनी लाने में कोई दिक्कत? धंधा होना चाहिए इनका, इनको देश से कोई लेना देना नहीं है, इनका धंधा होना है। आपको याद है जिन्ना साहब के मज़ार पे ये चले गए साहब, आपको याद है कि ये जलेबी खाने और बिरयानी खाने चले गए साहब अफगानिस्तान से। उसके बाद भी ये देश हित की बात करते हैं। ये कब चाइना से दोस्ती कर लेंगे, कब चाइना से दुश्मनी कर लेंगे, कोई ठीक नहीं है इनका। ये बांग्लादेश के खालिदा जिया को अपने घर में रख के और बांग्लादेशी को भगाने का बात करते हैं। पता नहीं कैसे भगा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। बांग्लादेश की पीएम घर में है और ये बांग्लादेश के मतलब बिजली बेच रहे हैं बांग्लादेश में भी, कोई दिक्कत नहीं। झारखंड के लोगों को बिजली मिले नहीं मिले उससे कोई मतलब नहीं। अडानी का 16 रुपया पर यूनिट बांग्लादेश जाना चाहिए। एक आखिरी सवाल है कि सीजेपी का आंदोलन अभी समाप्त हुआ है, आरएचए का आंदोलन, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन दिल्ली में आज से जंतर मंतर पर शुरू हुआ है। तो एक मोदी जी के लिए तो एक नया समस्या और पैदा हो गया कि अब उनको सवर्णों का भी हाल देखना होगा और यही कह रहे हैं कि आर्थिक आधार पे आप जो है रिजर्वेशन लागू कीजिए, जातीय आधार पर नहीं। देखिए, मैं पहले भी आप पिछले इंटरव्यू में मैंने कहा था कि रिजर्वेशन एक ऐसा चीज है, सम्मान की बात है। अगर मैं इस लायक हूँ तो मेरे को रिजर्वेशन छोड़ देना चाहिए, पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी और नौकरी का रिजर्वेशन भी। ये अगर खुददार इंसान होगा जिसके घर में ऑलरेडी, जिसका घर इकोनॉमिकली अपलिफ्ट, तो रिजर्वेशन जिनको मिल रहा है उसी के लड़के रिजर्वेशन ले रहे हैं। तो सवर्ण तो यूजीसी जब से आया तभी से नाराज है, उनको तो हमेशा से उनको अभी क्रोध जो है, क्योंकि यूजीसी जो कानून था वो एक तरफा था, मतलब उसमें एसी, एसटी और ओबीसी तीनों शामिल थे और बाकी सवर्णों को छोड़ दिया गया। तो उनको लगा कि बस दुश्मनी केवल सवर्णों से रह गई है। ये तो स्वर्ण को सोचना चाहिए। मैं तो हालांकि जात पे कोई विश्वास, लेकिन अभी तक बीजेपी के वोटर रहे हैं सवर्ण। नहीं, बीजेपी के वोटर उनका है इसलिए कि अल्टरनेटिव बेचारे को मिल नहीं रहा है कि स्ट्रांगली हम किनके साथ जाएं जो मेरा भला करे। क्या है कि मैं ये बोलूंगा, थोड़ा सा राहुल जी को भी इसमें थोड़ा चेंज करके लाइन में आने की जरूरत है। उनको भी हिंदुस्तानियों की बात करनी चाहिए जिसमें सभी लोग का समावेश हो। ऑलरेडी आपने काफी अपलिफ्टमेंट के लिए गरीबों का काम किया हुआ है। कि जितना भी रिजर्वेशन है, जितना भी अपलिफ्टमेंट है, ये कांग्रेस पार्टी की देन है, कोई बीजेपी का देन है नहीं। और अपलिफ्ट भी जो लोग हैं, चाहे आईएएस में दिख रहे हैं, चाहे कहीं भी नौकरी में दिख रहे हैं, वो सब कांग्रेस की ही देन है। तो अब आर्थिक रूप से होना चाहिए था, हैव और हैव नॉट। मतलब ये सोचना चाहिए, हम लोगों को रिव्यू करना चाहिए कि जिनको रिजर्वेशन ऑलरेडी हो चुका है, जिनको फायदा मिल लेते हैं, हाँ, जिसमें मिल चुका है, जिनको जैसे अब उनको
रिजर्वेशन लेने की क्या जरूरत है? आप मेरिट पे आइए ना साहब। एक क्रीमी लेयर तैयार। हाँ, मेरिट पे आइए आप। हम तो पहले ही बोले कि हम ओबीसी में आते हैं, स्टेट ओबीसी में, लेकिन हम अपना कोटा जनरल में भरते हैं। तो एक रीजन ये है कि भाई हम क्यों लेंगे जब हम, मैंने ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो ईडब्ल्यूएस जो लागू है वो सिर्फ एक जाति वर्ग के ध्यान में न रखे, उस सभी के लिए हो कि जो उस कोटे में आए सबको मिले। हाँ, सबको मिलना चाहिए। मतलब जो लोग इस तरह का है, वो ऐसा गरीब है। वैसे तो हमारे देश में एक से महानुभाव लोग हैं, बीपीएल नहीं है तब भी बीपीएल बने हुए हैं। हाँ, बट जो बहुत फेक लोग तो बहुत है ना, सब जगह लोग हैं। तो इसलिए उसको रिव्यू करके आप ये देखिए कि प्रॉपर इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, और इसको अगर उस कैटेगरी में नहीं है तो इनको ऑटोमेटिकली उनके बच्चों को भी आप उसी कैटेगरी में लाइए। जी, मतलब इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है उन सबको जेन्युइन होना चाहिए, मेरिट भी जेन्युइन होना चाहिए, रिजर्वेशन भी जेन्युइन लोगों को मिलना चाहिए। और आखिरी जो है कि अब जो है अभय तिवारी जैसे सिंडिकेट जो झारखंड में परीक्षाओं को खरीदा, बेचा, देश डटिया, तो अभी तो बहुत सारे जेल गए, जीपीएससी के पूर्व चेयरमैन भी गए। आपको लगता है कि ये सफाई अभियान के बाद अब कुछ नेट क्लीन होंगे, व्यवस्था सुधरेगी? मुझे तो ये लग रहा है ना कि जब मैं अभय तिवारी का नाम गुड्डा से सुना तो मुझे लगा कहीं निशिकांत दुबे का तो याद भी नहीं है। नहीं, तिवारी से आप उनको ऐसा मत जोड़िए। मैं ये सोचा कि निशिकांत दुबे का तो कहीं ये सेट किया हुआ नहीं है हेमंत सोरेन को बदनाम करने के लिए। पहले एस्पेक्ट में यही लगता है, पॉलिटिकल जो निगेटिव आदमी होता है। लेकिन वो आदमी कितना चतुर चालाक है। आप सोचिए कि अपने नौकरी, मतलब जिस कंपनी में वो मार्केटिंग मैनेजर रहता है, उस कंपनी में तो है ही, साथ साथ 8-8, 9-9 एग्जाम खुद निकाला है। तो किस लेवल का सेटर है वो भाई। ऐसे लोग मध्य प्रदेश में भी बहुत हैं, महाराष्ट्र में भी बहुत हैं, यहाँ बिहार में भी है। एक से एक खिलाड़ी लोग हैं, संजीव मुखिया भी थे। तो बात यह है कि देखिए, खिलाड़ी तो बहुत है, लेकिन खिलाड़ी को जब सरकार का कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट समर्थन होता है तभी इस तरह का खेल होता है। चाहे वो आईएएस लॉबी करे, पॉलिटिशियंस के पास इतना टाइम नहीं होता है। वो अपना प्यादा आईएएस बैठा दिया वहां पे अपना आदमी, और वो बोलता है कि आप काम कीजिए। अब वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो सब इसकी नीयत पे ही बरकत है। तो अभी आप सुन रहे थे हुबान मलिक को, जो बहुत ही साफ तौर पे जो लास्टली सारांश बोले कि सब कुछ नीयत पर निर्भर करता है। जब देश की बात आती हो तो उस वक्त भी, जब राज्यों में परीक्षा की बात आती हो तब भी, हर मामले का एक बड़ा जवाब नीयत है। अगर आपकी नीयत साफ है तो सब कुछ, परिणाम भी साफ होगा। नीयत में खोट होंगे तो जाहिर है परिणाम भी उसके विरुद्ध निकलेंगे। इसीलिए केंद्र हो या राज्य, सभी सरकारों को अपने अंदर में एक बार झांक कर जरूर देखना चाहिए कि जो कोई कदम उठा रहे हैं क्या देश हित में सही है। नमस्कार।